नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने दो टॉपिक लिए थे, है ना। एक लिया था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्लियर? ये सब टो बराबर पीई साइन थीटा, इसकी वेक्टर फॉर्म टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। यहां पर आपको मैंने स्पष्ट समझा दिया था कि टो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है ना। टो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P व E के तल के लंबवत होती है। जैसे ये सब अपन एक वृत्ताकार पथ देखें, इसमें ये मैं आपको एक वृत्ताकार पथ में दोनों वेक्टर दिखा देता हूं। ये P और ये E है ना। अपन P क्रॉस E बोल रहे हैं, तो P क्रॉस E बोल रहे हैं तो फिंगर को इस तरह से घुमा दें। अंगूठा अक्ष की दिशा में टो को दर्शाएगा, यानी बल आघूर्ण की दिशा को दर्शाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझा दी गई है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि टो एक अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा P तथा E के तल के लंबवत है। ये टॉपिक हो गया था लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा एक अपन ने टॉपिक और लिया था, आवेश वितरण, है ना। ये दोनों टॉपिक अपने लास्ट लेक्चर में थे, है ना, जिसमें सतत आवेश वितरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बल आघूर्ण का मैंने कोई उसमें न्यूमेरिकल ऐड नहीं किया था, तो मैं आपको एक छोटा सा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल समझा देता हूं। छोटा सा, कोई ज्यादा इसमें अपने को टाइम नहीं लेना। 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना बताया, 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसका मान इसने दे रखा 4 × 10⁻⁴, सॉरी विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻⁴+4 है ना, न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर स्थित है। दोबारा समझ से, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने एनसीईआरटी का। 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तो टो का मान बताओ, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, यानी P sin 30। P की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, जो आप लिख दें। ये सब आपको E भी दे रखा है, sin 30 यानी 1/2। तो 1/2, 2 कैंसिल, या 4 2 जा, ठीक है, 10⁻⁹ एंड +4, तो ये -5 इन दोनों से, और 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10। तो सब 5 पावर जो है वो प्लस की है और 9 पावर माइनस की है। तो आंसर है 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, है ना। तो ये सब 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण हुआ। पोजीशन बताए रखिए न्यूमेरिकल की क्या स्थिति है ना। ये तो ये सब बात पिछले एपिसोड की। अब बात आ जाइए मुख्य जो अपने को करना है। अपना फोकस सारा का सारा है गाउस के नियम पर। अपन पूरी तरह से इस पर फोकस है। क्यों फोकस है साहब?
उसका कारण समझिए। हमने अभी दो विद्युत क्षेत्र निकाले हैं, एक तो बिंदु आवेश के कारण के आवेश का परिमाण बटा आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर। तो ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिंदु आवेश के कारण अपन ने निकाली है। एक और विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है अपन ने, वो क्या है, द्विध्रुव के कारण, है ना। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अगर अक्ष पर कहें तो 2kp/r³, और आप निरक्ष की बात करें तो kp/r³, है ना। तो दो ही विद्युत क्षेत्र अपने द्वारा कैलकुलेट किए गए हैं। क्लियर। अभी अपने को आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, आदि इत्यादि की गणना भी करनी है। ये गणना अभी ये नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की, इन्हीं सब के लिए क्या पढ़ाया जाएगा आपको, गाउस का नियम। क्लियर सर, है ना। गाउस का नियम पढ़ेंगे और इन दो के अलावा जो भी सिस्टम बसते हैं, निकाय बसते हैं, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी जाएगी। ये मैंने आपको इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही समझा दिया था जब विद्युत क्षेत्र अपने सामने टॉपिक आया था कि स्थिर विद्युत की जो पार्ट है, ये यूनिट है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है, और भी उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों को या आप बच्चों को ये समझाया जाए कि आवेशित निकाय अलग अलग होते हैं या आवेशित निकायों में अंतर होता है। अब ऐसे तो साहब कहने से तो अंतर स्पष्ट नहीं होगा, तो अंतर किससे बताएं? तो अंतर बताने के लिए जो चैप्टरों में चुना गया है या जिसको चुना गया है वो है विद्युत क्षेत्र। तो हम विद्युत, देखो अभी देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये और ये सेम तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है ना। एक जैसे नहीं है तो आप इन वैल्यूज को देखकर, इन फॉर्मूलाज को देखकर खुद कह दोगे कि आवेशित निकाय ये और आवेशित निकाय ये एक जैसे नहीं है। है तो वो भी आवेशित निकाय है, ये भी आवेशित निकाय है, लेकिन वो बिंदु आवेश है, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो कहने का मतलब जो आप मोटिव पे फोकस हुआ करो कि इन जो चैप्टर्स हमें कोई चैप्टर खुल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई रीजन तो होगा। यूं थोड़ी कि कुछ भी पढ़ते जाओ, नहीं, इनका बिल्कुल क्लियर रीजन है और क्लियर विजन है। यह आपको केवल आवेशित निकायों को डिस्टिंग्विश करके दिखा रहे हैं, आवेशित निकायों में भेद बता रहे हैं। भेद बताने के लिए कुछ न कुछ, यानी कोई भौतिक राशि तो चुननी पड़ेगी। ये भेद बताने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चुनाव कर रहे हैं, जिनमें अभी काफी सारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करना बाकी है। तो सब गाउस का नियम हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें विद्युत फ्लक्स समझना पड़ेगा, तब जाकर हम गाउस का नियम समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो विद्युत फ्लक्स कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उसका महत्व इस वजह से है क्योंकि उसको अपन तभी समझ सकते हैं जबकि हम, या यूं कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स समझ के ही गाउस का नियम समझा जा सकता है। इस मायने में फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का अपन नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सब विद्युत फ्लक्स। क्लियर सब? क्यों पढ़ रहे हो वो सब क्लियर हो गया विजन। फाई से डिनोट करते हैं इससे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? आगे चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे। फ्लक्स उन सब जगह पढ़ा जाता है जिन क्षेत्रों को हम बल रेखाओं से दर्शाते हैं। दो ही क्षेत्र जो बल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र जो हमने दर्शा दिया, आगे चुंबकीय क्षेत्र जो हम दर्शाएंगे। जिन क्षेत्रों को आप बल रेखाओं से दर्शाते हैं वहां आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो विद्युत फ्लक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन समझा दूं, उस सिचुएशन से फिर इनको पढ़ना आसान हो जाएगा, फिर इस पे आ जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए इसको स्टॉप मानकर अब आप यहां पर यूं समझिए, जल का प्रवाह क्षैतिज तल में हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह इसे कहें। ये सब जल का धारा रेखीय प्रवाह है जो क्षैतिज तल में हो रहा है। बात को ध्यान से सुने, इसलिए ध्यान से सुने कि आगे भी आपको चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना है, तो फिर वहां पे माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रवाह का वेग मैंने लिख दिया कैपिटल V, है ना। अब इसमें मुझे एक ऐसा गत्ता लटकाना है जिसमें छेद हो रहा है। ये बाकी को तो कवर कर दीजिए, आप छेद पर फोकस हो जाइए। इस छेद का क्षेत्रफल है कैपिटल A। तो साहब ये गत्ता मुझे इसमें लटकाना है, ठीक है। जब इस गत्ते को मैं लटकाऊंगा तो इस गत्ते में से जितना पानी गुजरेगा उसको मैं कहूंगा पानी का फ्लक्स। अब फिलहाल उसको फाई से मैं दर्शा देता हूं। तो साहब इस गत्ते में जो छेद करेंगे, इस छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं। पानी का फ्लक्स, है ना। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्लियर? गत्ते के छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा मतलब पानी का फ्लक्स। अब मेरा आपसे सीधा सीधा प्रश्न है 2 सेकंड के लिए, पानी का फ्लक्स यानी छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा किस किस बात पर निर्भर करती है? तो आप नंबर 1 बोलेंगे प्रवाह के वेग पर। यस, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप नंबर 2 बोलेंगे छेद के क्षेत्रफल पर। यहां भी आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके अलावा, इसके और इसके अलावा और कौन सी चीज है जिस पर पानी का फ्लक्स निर्भर करता है? मुझे इन दोनों से नहीं है मतलब। तो तीसरी बात यह ध्यान रखना कि सब V व A के मध्य कोण पर, मुझे इससे मतलब है किससे? थर्ड वाले से। यानी गत्ते को हमने पानी के अंदर किस तरह से रखा हुआ है उस पर पानी का फ्लक्स, उस पर भी पानी का फ्लक्स निर्भर करता है। तो मैं इस पर नहीं देख रहा, इस पर नहीं, मैं आपको गत्ते को रखने के तरीके समझा रहा हूं। एक तरीका है जिसमें आपने गत्ता ऐसे रख दिया, इसमें ये छेद रहा, ये छेद है ना, ये आपने प्रवाह के लंबवत रखा है। इसको मैं कह दूं ए सिचुएशन। दूसरा आपका रखने का तरीका ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है। इस तरीके को मैंने बी कह दिया। तीसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, ये मैंने तो जो डार्क कर रहा हूं वो छेद को डार्क कर रहा हूं, ऐसा समझ लें आप, ठीक है। अब यहां पर कुछ पहले विशेष बात को समझें जो आपको ध्यान रखनी है। शुरू में तकलीफ होगी आपको, बाद में आप उसको समझने लग जाएंगे।
क्षेत्रफल ऐसी भौतिक राशि है जिसका उपयोग आप अदिश के रूप में भी कर सकते हैं और सदिश के रूप में भी कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर क्षेत्रफल का उपयोग आप सदिश राशि की तरह करते हैं तो उसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होगी। उन्हें सुन लें, क्षेत्रफल एक ऐसी भौतिक राशि है जो सामान्यतः तो सदिश है, लेकिन इसका उपयोग सामान्य से तो अदिश है, सॉरी, लेकिन इसका उपयोग हम सदिश के रूप में भी कर सकते हैं। जब क्षेत्रफल का सदिश के रूप में उपयोग करते हैं तो क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के या सरफेस के या सतह के लंबवत होती है, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। क्लियर? अब आपका यहां पर एक तर्क होगा कि भाई तल का लंब तो ये भी है, तो क्या ये भी क्षेत्रफल की दिशा होगी? यस, ये भी तल का लंब है, ये भी क्षेत्रफल की दिशा होगी। फिर आप कहेंगे कि ये भी दिशा है और ये भी दिशा है, तो फिर फाइनल कौन सी है? दोनों ही फाइनल है, लेकिन किसी एक गणितीय प्रक्रिया में एक ही दिशा ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकल में आपने क्षेत्रफल की दिशा ये ले ली, तो उस न्यूमेरिकल विशेष में आप क्षेत्रफल की दिशा ये नहीं लेंगे, है ना? हाँ, अगर आप दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन फिर उस दूसरे न्यूमेरिकल पूरे में कहीं दिशा की जरूरत पड़ती है तो फिर यही लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते। तो किसी एक गणित प्रक्रिया में आप जो दिशा निर्धारित करते हैं वो फिक्स हो जाएगी। फिर दूसरी गणितीय प्रक्रिया में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्रफल की दिशा ये ले चाहे ये लें, रहेगी वो तल के लंबवत, लेकिन किसी एक गणितीय प्रक्रिया में दोनों दिशाएं लेना संभव नहीं है। तो साहब, इस समय क्षेत्रफल प्रवाह के वेग की दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना? यानी वेग और क्षेत्रफल एक की दिशा में आ गई। इस समय इस छिद्र में से गुजरने वाले पानी की मात्रा यानी पानी का फ्लक्स अधिकतम होगा। फाई, दो राशियों से आप अधिकतम कैसे बना सकते हैं? दोनों का गुणा कर दें, दोनों का गुणा कर देंगे तो स्वाभाविक है दो राशियों का अधिकतम मान आ जाएगा। तो इस समय पानी का फ्लक्स मैक्सिमम और कितना, v और a के गुणनफल के बराबर। अब आ जाओ सिचुएशन बी। ये तो प्रवाह का वेग दिखाई रखा है, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत। अब देखें तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? अब ये सिचुएशन है सरफेस की। प्रवाह धारा रेखीय, धारा रेखा या तो ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी। अब अगर आप देखें तो छिद्र से गुजरने वाले पानी की मात्रा मतलब पानी का फ्लक्स मिनिमम मतलब 0 होगा। मिनिमम मतलब 0। यानी आप यहां पर एक बात को ध्यान रखें कि गत्ता या छेद पानी में है, लेकिन उसके छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा 0 है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ये है और इस सिचुएशन में धारा रेखा ऊपर वाली ऊपर से गुजर जाती है, नीचे वाली नीचे जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब पानी में गत्ता है तो फ्लक्स होगा ही होगा, नहीं। ये सिचुएशन बताती कि ऐसा जरूरी नहीं है। अब आ जाइए सिचुएशन सी पर, इस वाले पर, है ना? यहां पर देखें, यह आपके क्षेत्रफल की दिशा, ये प्रवाह के वेग की दिशा, ये दोनों के बीच कोण थीटा, न तो 90 डिग्री न 0 डिग्री। अब अगर पानी का फ्लक्स मैं आपसे पूछूं तो अब आप लिखेंगे VA cos थीटा
यानी V डॉट A। क्लियर साहब? तो साहब जब किसी गत्ते को या छिद्र युक्त गत्ते को पानी में रखते हैं तो गत्ते के छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं। क्लियर साहब? है ना? पानी का फ्लक्स प्रवाह के वेग पर, छेद के क्षेत्रफल पर व प्रवाह के वेग व क्षेत्रफल के मध्य कोण पर निर्भर करता है। मेरे को 1-2 से मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है कि V और A के मध्य कोण क्या है। तो उसकी मैंने आपको 3 सिचुएशन दिखा दी। एक सिचुएशन A जिसमें थीटा बराबर 0 है, यानी प्रवाह का वेग और क्षेत्रफल एक ही दिशा में, इस समय छेद यूं है तो ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें से गुजरेगा। दूसरी सिचुएशन में यूं है तो स्वाभाविक है धारा रेखा ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे से निकल जाएगी, इस समय गुजरने वाले पानी की मात्रा 0 होगी और 30 समय किसी कोण पर है। अब इनमें से पानी के फ्लक्स को सूत्र के रूप में दर्शाया जाए तो सूत्र कौन बनेगा? सूत्र बनेगा सब C। कैसे? अगर आपको केस A देखना है ये वाला, तो आप थीटा बराबर 0 रख दें C में। देखो C में थीटा बराबर 0 रखेंगे तो फाई बराबर क्या जाएगा? VA। ये रहा। अगर आप केस B देखना चाहते हैं तो उसमें थीटा बराबर 90 रखें। देखो रखें C में थीटा बराबर 90, कोस 90 इज इक्वल टू 0, है ना? तो सब अगर पानी के फ्लक्स को सूत्र का रूप देना हो तो पानी का फ्लक्स का सूत्र का रूप किसे दिया जाएगा? सूत्र का रूप दिया जाएगा C वाले को, जो किस चित्र से जनरेट हुआ है? इस चित्र से, है ना? अब आप जब फ्लक्स समझाओ तो इस चित्र का इस्तेमाल करना और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। क्लियर? क्योंकि मैंने आपसे कहा है जो भी क्षेत्र, 2 ही क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, बल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों में फ्लक्स को परिभाषित करना अनिवार्य है। तो अब आप विद्युत फ्लक्स पढ़िए, इसी से पढ़ लेंगे। अभी दिखा देता हूं मैं आपको। अब आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, जब चुंबक चैप्टर चालू होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी इसी से लिख दीजिए, है ना? देखो सब सीन का क्या फर्क आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये अब भी मैंने जैसे वहां पर पानी का प्रवाह दिखाया था, ऐसा ही कुछ कुछ मैंने यहां पर दिखा दिया। विद्युत में ये जो दिखा है ये विद्युत बल रेखाएं मानी जाएंगी। ये पानी का प्रवाह था तो वेग को रिप्रेजेंट करता था, ये बल रेखाएं हैं तो ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। तो स्वाभाविक है V की जगह तो आ गया अपने पास E, इनके पास V था, अपने पास उसकी जगह है E। यहां पर मैं एक सरफेस रख देता हूं, सतह रख देता हूं, है ना? कोशिश कर रहा हूं मैं कलर बदल बदल के लूं, है ना? ये मैंने एक सरफेस रख दी, सरफेस बोल दो, है ना? क्षेत्रफल की दिशा सदैव क्षेत्रफल के तल के लंबवत, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, है ना? कि क्षेत्रफल का इस्तेमाल आप सदिश के रूप में कर सकते हैं, लेकिन जब सदिश के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो दिशा सदैव तल के लंबवत होगी, ये मैंने आपको बता दिया, है ना? तो सब विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा है ना? यहां पर भी क्षेत्रफल V की जगह अपने कोण है E के मध्य कोण थीटा है। यह दर्शाता था पानी का फ्लक्स, यहां दर्शाएंगे विद्युत फ्लक्स। V की जगह आ गया E, A की जगह आ गया वहां क्षेत्रफल अपन ने ऐसे दर्शाया एरिया,
और यहां क्षेत्रफल अपन किससे दर्शा रहे हैं? एस से। तो सब यहां पर एक ही जगह आ गया एस, वहां भी कोस थीटा है और यहां भी कोस थीटा है, यानी अपन यहां लिख सकते हैं ई डॉट एस, है ना। ये सब कहलाता है विद्युत फ्लक्स। जब चुंबक पढ़ेंगे तो भी आपको अलग से किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो अब मैं आपको पढ़ाना चालू कर देता हूं विद्युत फ्लक्स। ये पोर्शन आप अलग से इसको ध्यान से देख लेना, प्यारा पोर्शन है, कंफर्ट है, समझ में आता है ना। अब मैं आपको अपने मेन टॉपिक पर फोकस हो जाता हूं, विद्युत फ्लक्स। पहले तो इसके मायने समझा दें, इसके अर्थ समझ लें, क्या है विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ कहो, सतह कहो, एक ही बात है। और इसके लिए कुछ विशेष रूप से अज्यूम भी नहीं करना, आपको कल्पना भी नहीं करनी। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र में एक कागज रख दिया, उसको मैं पृष्ठ ही कहूंगा। कागज छोड़ो रुमाल रख दिया, वो भी सरफेस ही कहलाएगी। अरे रुमाल और कागज छोड़ो कोई गत्ता रख दिया, उसको भी सरफेस कहेंगे। तो सरफेस का अजम्पशन अपन यहां पढ़ रहे हैं, तो आप कोई अजीबोगरीब सरफेस का अजम्पशन ना करें। या सरफेस का अजम्पशन सिंपल है, आप कागज रख रहे हैं या समथिंग जो भी है, कपड़ा भी सरफेस का ही काम करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से पार होने वाली यानी गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका सरलीकरण कर दूं, अब बिल्कुल सीधे सीधे चलें। जैसे आप कहते थे छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं, मैं भी यहाँ यही कह रहा हूं कि जब मैंने कोई सतह विद्युत क्षेत्र में रख दी, ये सतह दिखा दी मैंने आपको, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे डार्क शेप दे दूं, है ना। ये कोई सतह है जो मैंने विद्युत क्षेत्र में रख दी। अब जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इससे गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मायने सेम हैं, अरे वो दोनों सामने रखें, है ना। अब सब जो इनिशियली पहला केस लिया है अपन ने, वो लिया है एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। आप देख ही रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं मैंने परस्पर समांतर व समान दूरी पर दर्शाई हैं। जब विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर हों तो आप समझ जाइए कि विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। उसमें मैंने एस क्षेत्रफल वाले किसी सतह को कोण थीटा पर रख दिया, विद्युत क्षेत्र से कोण थीटा पर, तो सतह से पार होने वाला या निकलने वाला या सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये आपको समीकरण 1 से दर्शा देते हैं। क्लियर सर, है ना। ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा इस पे फोकस जरूर ना। ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है साहब? एक समान, है ना। इस पे फोकस होना जरूरी, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो और इससे बोलना चाहते हो डेफिनेशन, तो इससे बोल सकते हो। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र वो उसके क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। आप इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से बोल सकते हो। तो मैथमेटिकल फॉर्म तो यही लिखनी पड़ेगी, है ना। बोलना आपको समझ के हिसाब से बोल दो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से पार होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। छोटी छोटी बातें जब अपन ने कोई चीज पढ़ी है तो छोटी बातों में पहली छोटी बात, डॉट प्रोडक्ट से विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश यानी
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहते ही आपको थोड़ा सा खुश होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि सदिश दिक्कत पैदा करता है, अदिश में दिक्कत नहीं है ना। इसलिए अगर कुल फ्लक्स की बात करेंगे तो सिंपल फाई 1 + फाई 2 + फाई बीजगणितीय योग के बराबर होगा क्योंकि अदिश राशि। अब दूसरी बात करें, मात्रक की बात कर लें, वो करनी ही रहती है, उसमें कुछ नया है ही नहीं। मात्रक फॉर्मूला उठा लेते हैं, फाई बराबर सिंपल ई एस, इससे लिख दें तो ई के दो मात्रक हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर, तो या तो आप फाई का मात्रक लिख दो न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ई का एक और मात्रक है जो आपको ध्यान रहा हो, नहीं जरूरी नहीं, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यहाँ चाहो आप तो आप वोल्ट × मीटर में भी विद्युत फ्लक्स को दर्शा सकते हो, है ना। देखना चाहिए थोड़ा सा, नहीं सर कोई बात नहीं, आ रहा होगा आराम से, है ना। पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो सर पेन चेंज करने से क्या मेरा भी मन लगता रहता है और आपका भी मन लगता रहता है ना, इसलिए मेरे को क्या बार बार बीच बीच में पेन चेंज, आपको भी क्या थोड़ा सा कलरफुल चीज़ दिखेगी, मजा आएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाता है, तो मैं भी बोर नहीं होता पूरी तरह से, तो मैं भी बीच बीच में कलर चेंज करता रहता हूँ। विमा लिखनी है, बल की विमा m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर यानी L2 अपॉन कूलम A1 T1। इसको पूरा सेट करके मैं कहीं दिखा देता हूं आपको, हालांकि विमा है, ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, विमा में आप परफेक्ट होंगे। मैं सब ये स्पेस यहाँ दिखा देता हूं आपको, तो क्या हुई साहब, m1 L3 T-3 देख रहे हैं आप, है ना, एंड A-1, ये फ्लक्स की विमा होगी, है ना। विमा आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और स्वाभाविक 12th एकेडमिक में भी काम आती, दोनों जगह, है ना। ये तो सब विद्युत फ्लक्स का प्रारंभ किया अपन ने। अब बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मान लो आपको विद्युत फ्लक्स से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन करनी हो, है ना, या यूं कह दें कि हम विद्युत फ्लक्स के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझाना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं, तो देखो आप, है ना, क्योंकि फाई बराबर ई एस कोस थीटा, इसलिए ई बराबर फाई अपॉन एस, एक मिनट, फाई अपॉन एस कोस थीटा, है ना। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो E = फाई अपॉन एस। अगर वेक्टर फॉर्म लें, E बराबर फाई अपॉन एस, इधर लिख दें ईटा के, ठीक है, वेक्टर फॉर्म होगी। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, है ना भाई, एस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं यानी विद्युत फ्लक्स फाई, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या फाई अपॉन एस, है ना। कब, जब थीटा बराबर 0। अब थीटा बराबर 0 के मतलब आपको समझना है, ये तो पृष्ठ सरफेस, ये विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखना साहब, थीटा बराबर 0 है तो सतह, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूं, सरफेस की डायरेक्शन, इसको छेद करके दिखा दे, छेद से आप जल्दी समझ जाओगे, हैं। सतह ये लाल वाली मान लो, सरफेस की डायरेक्शन सदैव तल के लंबवत होती है ना। अब अगर मैं विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ देखूं तो कितने डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री कोण पर। तो क्या है, यदि पृष्ठ, अब देखो मैं बोल रहा हूं जिस पे ध्यान देना, दिखता थीटा बराबर 0 है, बोलने में आता है 90 डिग्री। कैसे, यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो, तो देखो पृष्ठ और बल रेखा क्या है, 90 डिग्री पर है।
और ई और एस क्या है, एक ही डायरेक्ट, ई और एस पैरेलल हैं, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0 ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो ई और एस एक ही डायरेक्शन में है या एक ही दिशा में है, इस वजह से तो लिखा थीटा बराबर 0। लेकिन बोलते अपन ई और एस नहीं है, बोलते हैं पृष्ठ। तो पृष्ठ और बल रेखा ये तो 90 डिग्री पे मानी जाएगी, नहीं तो है ही सही। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिखाते ई और एस के बीच का कोण है, बोलते पृष्ठ और बल रेखा है, तो लिखने और बोलने में फर्क लाया जा रहा है, इससे आपको कंफ्यूज है। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो, क्यों बोल रहा हूं आप बोलते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो तो पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सब अपन विद्युत फ्लक्स से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी दे सकते हैं। अब आइए साहब एक शानदार सिचुएशन पर और गाउस की तैयारी पर, है ना। अपना इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि अपना पैरेलल जो काम चल रहा है वह गाउस की तैयारी भी है ना। मतलब अपन गाउस को देखते हुए चल रहे हैं, तो अभी गाउस की बारी नहीं है, अब जो चीज है वो गाउस की तैयारी है ना। ध्यान से, ये सब कोई सरफेस है जो असमान विद्युत क्षेत्र में है। मैंने आपको पिछले अगर देखें तो मैंने आपको इस बात पर फोकस किया था कि सब मैं जो बात कर रहा था उस समय वह एक समान विद्युत क्षेत्र की, तो मैंने इसलिए स्पेशली आपको फोकस कर दिया था कि जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 लिखी गई है वो सिचुएशन मेरी एक समान विद्युत क्षेत्र की है। इससे अब जो मैं बता रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो सब यदि पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में है तो इस संपूर्ण पृष्ठ से पार होने वाले फ्लक्स या समग्र फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, यह आपको टास्क दी, है ना। अब क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस हुए या 1 की तरफ देखें, तो इक्वेशन नंबर 1 उस परिस्थिति में है जबकि विद्युत क्षेत्र एक समान है। मैं आपको उस पर ले आता हूं ताकि आपका ध्यान उस पर चला जाए। तो उस समय विद्युत क्षेत्र एक समान था, है ना। अभी विद्युत क्षेत्र क्या कह रहे हैं, असमान। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैं इधर लिख देता हूं ताकि बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा। फाई बराबर ई एस कोस थीटा, है ना, या ई डॉट एस, है ना। तो उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अगर विद्युत क्षेत्र असमान है तो आप इस संपूर्ण क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए इस फॉर्मूले को अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस सरफेस को ऐसे छोटे छोटे अनेक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए, जिन पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो ये सब मैंने सतह के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज कर दिए, लेकिन ये ध्यान रखें ये जितने भी पीसेज मैंने किए हैं ये इस तरह से किए हैं कि इन पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो ये सब मैं कोई सा भी पीस उठाऊं, ये ध्यान रखें कि जिस भी पीस को मैं उठाऊंगा उस पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, क्योंकि मैंने उसका डिवीजन ही उस हिसाब से किया है। इस पर विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया कैपिटल ई। क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। अब क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ तो है नहीं, ये तो पृष्ठ का एक छोटा भाग है, इससे मैंने क्षेत्रफल एस न लिख के डीएस लिख दिया। इनके बीच कोण है थीटा। इस छोटे से अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ये संपूर्ण पृष्ठ से था, ये छोटे से अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ई की जगह ई है और डॉट प्रोडक्ट में दिखाएं तो ई डॉट डीएस।
इसको भी अपन डॉट प्रोडक्ट में लिख चुके हैं, ई डॉट एस है ना साहब। ये जो इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिखाई थी उसमें ये बता रखा था आपको, है ना। ये देखो आप, ये ई एस समझिए साहब, है ना। तो मैंने उसको वहां लिख ही दिया, तो उस अपने को अब वहां लिख दिया, तो उसी हिसाब से अब अपने को वहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो साहब मैंने पृष्ठ को ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है जिन पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है। क्लियर। ऐसा ही एक टुकड़ा आपको मैंने दर्शा दिया, उस टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र कितना दिखा दिया मैंने, स्मॉल ई, है ना। तो मैंने जो चित्र बनाया इसमें आ गया चित्र, है ना। नेक्स्ट जो आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड ले साहब, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे छोटे छोटे अल्पांश में एक अल्पांश, इस छोटे से अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर या डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब आप पाए ऐसे बहुत सारे अल्पांश है, 1 2 3 4 5 ऐसे n अल्पांश हैं। इस प्रकार आप सभी अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कर लीजिए। n है सबसे कर, अतः संपूर्ण सतह या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये टुकड़े नंबर 1 से, ये टुकड़े नंबर 2 से, और इस प्रकार आपने n पीस किए, है ना। समेशन को या एडिशन को आप ऐसे दिखा सकते हैं, डी फाई, है ना, जहां i 1 से n तक, और इसी का जो मॉडर्न है स्वरूप वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किसका, सरफेस का, तो s लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी तो है नहीं। तो सब अगर हमने पृष्ठ को असमान विद्युत क्षेत्र में रख रखा है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हमें समाकलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अब मैं साहब इस इक्वेशन 2 से डी फाई का मान रख दूं तो संपूर्ण पृष्ठ से, जबकि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र असमान है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई का मान रख दे तो क्या लिख दें, ई डॉट डी एस। तो सर ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला नंबर 3 है। देखो कैसे 3 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, एक समान विद्युत क्षेत्र है तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र अगर असमान है तो एक अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये फॉर्मूला नंबर 3 है, ऐसी स्थिति में जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब अभी तक भी गॉस की जो हमें गॉस में चाहिए वो चीज हमें नहीं मिली है। अब ध्यान से सुने आप, जो चीज गॉस को चाहिए, है ना, ये सब चौथा फॉर्मूला है। गॉस कहते हैं, या अगर अपन तो गॉस कहते हैं को छोड़ो भी, ना, यदि पृष्ठ बंद है ना, मतलब क्लोज, जैसे गोला, गोला क्लोज सरफेस है, जैसे घन, घन भी क्लोज सरफेस है, जैसे बेलन आदि हो तो सब गॉस को ये चाहिए। यानी आप यहीं पे ये तो बात समझ गए होंगे कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ मांगेगा, बंद पृष्ठ बिना गॉस का नियम काम नहीं करेगा। इसीलिए फ्लक्स को पढ़ते पढ़ते आपके सामने वह स्थिति लाई गई जहां अपन गॉस के नियम पर आ जाए।
तो साहब यदि पृष्ठ बंद होती है ना, बंद पृष्ठ का मतलब गोला, घन, बेलन, अगर इस टाइप की पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से पार होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये गाउस को चाहिए साहब। अब देखो, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E डॉट ds, या अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा, है ना। अब दोनों बातें एक ही है ना। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन पर यानी समाकलन पर जो आप सर्किल लगा रहे हैं, ये बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पूरा सिंबल है ये बोलता है। अगर आप इसके बोल सुने तो देखो, संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब समाकलन, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट ds। तो आप अगर इन सिंबल्स को सुनेंगे, इन सिंबल्स को समझेंगे, तो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट काम होगा, बिल्कुल शानदार काम होगा, है ना। फिर आगे जो अपन लेंगे उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। अब सब फ्लक्स से रिलेटेड बातें अपन ने मात्रक बता दिया, विमा बता दी, आदि इत्यादि यहाँ पर सब कंसीडर कर लिया, है ना। अब ये विद्युत फ्लक्स को अपन कनेक्ट करेंगे गाउस के नियम से, ठीक है। इससे पहले अगर आप जैसे मान लीजिए छोटे मोटे जैसे क्वेश्चन पूछें, जैसे क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है ना। ये सब जैसे ये सकेंद्रीय गोले हैं, अब ध्यान से समझना सब, है ना। ये बंद पृष्ठ हैं, ये बंद पृष्ठ हैं, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, क्लियर है ना। अब जैसे मान लीजिए अंदर आवेश Q है ना। 3 मैंने सरफेस दिखाई, S1, S2, S3। अगर आप क्षेत्रफल वाइज देखेंगे तो S3 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S1, है ना। तीनों बंद पृष्ठ हैं। बल रेखाएं दिखाएंगे, ये बल रेखा दिखा दी आपने, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाए, या यूं जैसे मैंने कह दिया कि प्रारंभ में गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और निर्गत विद्युत फ्लक्स 5 वोल्ट इंटू मीटर है। यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 4 सेंटीमीटर कर दें तो निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप ध्यान रखें कि बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लें तो भी फ्लक्स उतना ही होगा, आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लें तो भी फ्लक्स उतना का उतना ही रहेगा, है ना। तो सब बंद पृष्ठ में ये बात होगी। अब अपनी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन होगी वो प्रिपरेशन होगी गाउस के नियम की, इसके बाद, है ना। तो सब विद्युत फ्लक्स में तो यही बातें हैं फुल एंड फाइनल। अब ये क्योंकि लेक्चर इसमें लंबा हो गया, 45-50 मिनट हो जाते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा लंबा लेक्चर मीनिंग लेस हो जाता है ना। फिर गाउस के नियम में, या गाउस के नियम का पूरा ही एक एपिसोड बना देंगे, गाउस के नियम का पूरा एपिसोड बनाकर फिर न्यूमेरिकल भी उसमें डाल देंगे, है ना। लेकिन इस एपिसोड को अपने को फिर यहीं क्लोज कर देना चाहिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड में अपन गाउस का नियम एडजस्ट करें। इसमें तो अब गाउस का नियम लेने से कोई मतलब रहा नहीं। जो भी फ्लक्स से रिलेटेड बातें हैं वो अपन ने क्लियर कर ही दी, है ना। उनको एक बार भले मैं फिर आपके सामने रख दूं
कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ES cos थीटा मतलब E डॉट S लिख देंगे आप। अगर अल्पांश की बात करें तो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट DS यानी EDS cos थीटा, है ना। अगर संपूर्ण सरफेस की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स बाई इंटीग्रेशन कर देंगे। और यदि पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट DS। इसका विशेष ध्यान रखना क्योंकि गाउस के नियम में यही काम आएगी। गाउस के नियम में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। मात्रक अपन ने बता ही दिया, मात्रक आप न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर लिखें या वोल्ट इंटू मीटर लिखें, विमा दिखाई दी आपको, है ना। इससे रिलेटेड अभी जब तक ये गाउस के नियम से कनेक्ट नहीं होगा तो आइसोलेटेड इससे कोई जैसे न्यूमेरिकल निकालना हो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल निकाल देता हूं मैं कि सब जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का 15वां न्यूमेरिकल, ये इसमें एडजस्ट कर देता हूं मैं घटाकर देख के। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र 3 × 10 की पावर 3 और इसने आई केप इसकी डायरेक्शन बताइए। तो विद्युत क्षेत्र इसने बताया है 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम और डायरेक्शन बताइए आई केप, है ना। मैं बुक से देख रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आपके स्क्रीन से हटूंगा। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र एक समान है 3 × 10 की पावर 3 आई केप न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके दो क्वेश्चन हैं। इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग यानी एल, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, इसका वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ L स्क्वायर, L स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। सिंपल है सब, जल्दबाजी अब नहीं करनी मुझे, है ना। ये सब आपके बुक का 10वां न्यूमेरिकल, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन आई केप, है ना, विशेष ध्यान रखना न्यूटन प्रति। इसमें ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग जिसका तल YZ के समांतर है से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो। दूसरा कह रहा है कि यदि इस वर्ग का तल का लंब विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो मैं पहले सवाल को समझा दूं क्योंकि लिख नहीं रहे। ये तो विद्युत क्षेत्र इस भुजा वाला वर्गाकार पृष्ठ है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने। अब ये दो क्वेश्चन कह रहा है, मैं पहले आपके सामने सारी सिचुएशन या सीन बनाया था। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, है ना। विद्युत क्षेत्र आई केप है तो मैं विद्युत क्षेत्र आई केप पहले डायरेक्शन सही दिखा दूं। ये सब विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये आई केप, ये आई केप, ठीक है ना। कितना है वो लिख रखा 3 × 10 की पावर 3, 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका क्वेश्चन ए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ये वर्गाकार सरफेस YZ तल में है, तो इस वर्ग को देखो मैं YZ तल में दिखा दूं। ये वर्गाकार सरफेस YZ तल में है। अब आप ध्यान से समझना, जब ये वर्ग YZ तल में है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, YZ के लंबवत, यानी किधर, X डायरेक्शन में, यानी X अक्ष की दिशा में। क्योंकि सतह जो बोल रहा है ये वो सतह YZ तल में कह रहा है, तो ये सब YZ तल में है। तो आपको क्या नाम से YZ तल में अगर ये है S है ना, तो इसकी दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत मतलब X। अब बताओ निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर E डॉट S। ये कितना 3 × 10 की पावर 3 आई केप डॉट S कितना 10 की पावर -2, डायरेक्शन बोलो S की आई केप, ठीक है।
आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, तो 5 बराबर कितना आ गया, बस वैल्यू जी मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू 10 की पावर -3 और -2, तो 3 इंटू 10 की पावर 1 यानी 30 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर साहब, समझ में आ गया होगा आपके सवाल। अब इसका पार्ट बी, इसी क्वेश्चन में बी में पूछा है यदि तल का लंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण पर हो। अब सिचुएशन बी, ये बी का फोटो बना दिया मैंने, है ना, बी के फोटो में अब ये कह रहा है तल का लंब, तो तल का लंब, ये रहा तल का लंब खींच दिया, है ना, ये एक्स अक्ष से कितने डिग्री कोण पर हो, 60। ये ध्यान रखें, ई कहां पर है, एक्स अक्ष की दिशा में। लेकिन अब इसने पृष्ठ को या पृष्ठ के तल का लंब विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर कर दिया, 60 डिग्री। अब ये कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मान बताओ, तो 5 बराबर ई एस कोस थीटा। ई की वैल्यू, अब आपको वैल्यू लिखो डायरेक्ट, ये 10 की पावर 3 इंटू एस की वैल्यू लिखोगे अब आप 10 की पावर -2 और cos 60। एक बार ध्यान दें आप, अब आप डॉट से नहीं, अब आपका एंगल आ चुका ना, जहाँ एंगल नहीं था तो वहाँ डॉट का इस्तेमाल कर लिया आपने, अब तो इसने 60 डिग्री बोल दिया, तो सब 5 इज इक्वल टू, ये तो 30 हो ही गया जो पहले से हुआ था, cos 60 का मतलब 1/2, यानी अब 5 कितना रह गया, 15 वोल्ट इंटू मीटर, है ना। तो सब दो सिचुएशन थी, ये विद्युत क्षेत्र था, ये इतनी भुजा वाला वर्ग था। पहले इसने बताया कि वर्ग अगर yz तल में हो तो निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो वर्ग yz तल में है तो क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होगी। इस समय निर्गत विद्युत फ्लक्स डायरेक्ट निकाल लो, 5 बराबर ई डॉट एस से, ई लिख लिया, एस लिख लिया। लेकिन ये कह रहा है यदि क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है पृष्ठ का लंब विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर हो तो विद्युत फ्लक्स की गणना करके ये बताओ। तो बेटाओं आज इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, है ना। बाकी अब गॉस का नियम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।